हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो चैप्टर सेकंड का होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था बायोलॉजी का, और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है ना? जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मोनेरा किंगडम पढ़ने वाले हैं आज, प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ने वाले हैं, मतलब प्रोटिस्टा जगत पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं, किंगडम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फंजाई किंगडम। एंड फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं प्लांटी किंगडम। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमेलिया किंगडम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वायराइड, वीरोइड तथा लाइकेन। ठीक है, तो आज मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करके दूंगी। ठीक है ना? तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्लस मैं आपको इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और यदि आपको किसी वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसकी आपको जो जानकारी है वो राज सर देते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम हमारे सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर सेकंड है जीव जगत का वर्गीकरण। मैं आपको ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको मैं ऐसे ही पढ़ के निकाल दूंगी, और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो नीट या पीएनएसटी या जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है ना? तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक अरस्तु ने किया। उन्होंने पादपों को आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया। ठीक है ना? क्या बोल रहा है कि जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया। और किस आधार पर किया? तो उनके आकार के आधार पर किया, जिसमें उन्होंने 3 वर्गों में इसे विभाजित किया, और वो क्या थे? वृक्ष, झाड़ी और शाक थे। ठीक है ना? जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया। उन्होंने पादपों का जो वर्गीकरण किया था वो वृक्ष, झाड़ी और शाक के रूप में किया। ठीक है, और जो प्राणियों का वर्गीकरण किया वो लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया। ठीक है ना? मतलब लाल रक्त जिसमें उपस्थित है उन प्राणी को एक अलग वर्ग में, और जिनमें लाल रक्त उपस्थित नहीं है तो उनको अलग वर्ग में रखा। इस प्रकार उन्होंने जो है वर्गीकृत किया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लीनियस के काल में, कैरोलस लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। प्लस इससे रिलेटेड मैंने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपने वहां नहीं देखा है तो हमारे फर्स्ट लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप जगत एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया। हम प्लांटी को ही पादप बोलते हैं। ठीक है, और एनिमेलिया को क्या बोलते हैं? प्राणी। ठीक है, तो प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है ना? पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह पादप मतलब कि पेड़ पौधे जिसे कहेंगे, ठीक है, एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से
समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है, पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को, मतलब बहुत सारे जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो गई। ठीक है ना, तो मतलब बहुत सारे जीवों को जो है हम इस वर्गीकरण के हिसाब से नहीं रख पा रहे थे, इसलिए इतने लंबे समय से चलती आ रही द्विजगत पद्धति जो है अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ठीक है ना, इसके बाद क्या आई, पंचजगत वर्गीकरण की जो नामकरण विधि है वो आई। ठीक है, तो उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। तो मतलब जो समय चलता गया तो उसके साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों को, पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है। ठीक है, जिनमें समूह या जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है पांच जगत के लक्षण। पहले हम पंचजगत वर्गीकरण को समझ लेते हैं। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक पांच जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। ठीक है, तो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, तो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, ये कई बार नीट में जो है पूछ लेता है या फिर पीएनएसटी में जो है ये पूछ लेता है। ठीक है, तो वो पांच जगत में जो विभाजित किए, तो वो पांच जगत क्या क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया। ये जो पांच जगत थे, ये इनमें जो है आर.एच. व्हिटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण की पद्धति जो है प्रस्तावित की। ठीक है ना, तो अब हम समझ लेते हैं ये जो ऊपर दिया है। ठीक है, पांच जीव जगत के लक्षण, जहाँ पे हमारा पहला क्या है, मोनेरा है, सेकंड आपका है प्रोटिस्टा, एंड थर्ड है आपका फंजाई, फोर्थ है आपका प्लांटी, एंड लास्ट एंड फिफ्थ है आपका एनिमेलिया। तो हम इनके जो है लक्षण देख लेते हैं किस आधार पर, कोशिका के प्रकार पर। ठीक है, तो मोनेरा में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो है इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, बाकी हम प्रोटिस्टा को देखें या फिर हम फंजाई को देखें या प्लांटी या एनिमेलिया को देखें, तो इन चारों में जो है यूकैरियोटिक प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखने में इजी होगा कि मोनेरा ही एक ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाकी ये जो चार जगत है उनमें यूकैरियोटिक प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसमें क्या है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित बहुसर्करॉइड प्लस एमिनो अम्ल की जो है पाई जाती है। ठीक है, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती हैं, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, ये सभी में उपस्थित नहीं होती, कुछ में उपस्थित होती हैं। फंजाई में कोशिकाएं भित्ति उपस्थित होती हैं जो कि सेल्यूलोज रहित होती हैं और काइटिन युक्त होती हैं। ठीक है, प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं और सेल्यूलोज सहित होती हैं। ठीक है, एनिमेलिया जगत एक ऐसा जगत है जिसके अंतर्गत आने वाले जीवों में कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एनिमेलिया जगत के जितने भी जीव जंतु हैं उसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है अथवा अनुपस्थित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में जो है अनुपस्थित होती है, देख सकते हैं आप इसमें
मोनेरा जगत में अनुपस्थित होती हैं क्या, केंद्रक झिल्ली, और बाकी सारे मतलब चारों जगत में प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत में जो है कोशिका झिल्ली जो है उपस्थित होती है। बस मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसमें केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें काय संरचना, इसमें कोशिकीय होती हैं, इसमें भी कोशिकी बोले तो एक कोशिकीय होती हैं, ये प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय होती हैं, फंजाई में देखें तो बहुकोशिकीय होती हैं और अदृढ़ उत्तक होते हैं। ठीक है, प्लांटी में देखें तो ऊतक या अंग ऊतक तंत्र होता है। ठीक है, इनकी ये क्या है, काय संरचना है। ठीक है, एनिमेलिया की बात करें तो ऊतक या अंग या फिर अंग तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखें पोषण की विधि। पोषण की विधि क्या होती है, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी जिन्हें रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी भी कहते हैं। ठीक है, तथा ये परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी भी होते हैं। मतलब मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं वह स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कुछ जो है स्वपोषी होते हैं और कुछ जो है परपोषी होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो ये भी स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फंजाई जगत की, तो इसमें पोषण की जो विधि है वो परपोषी है। मतलब ये सिर्फ जो है दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ये स्वयं से जो है भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो फंजाई जगत में जो है ये परपोषी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लांटी जगत की, तो ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया परपोषी होते हैं, प्राणी संभोजी, मृतकोशी इत्यादि। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करें प्रजनन की विधि, इनमें मतलब प्रजनन की विधि हम समझ लेते हैं। मोनेरा में देखें तो इनमें संयुग्मन द्वारा जो है प्रजनन होता है। प्रोटिस्टा में देखें तो युग्मक का संलयन एवं संयुग्मन होता है। ठीक है, युग्मक का संलयन एवं संयुग्मन होता है। हम नेक्स्ट फंजाई की बात करें तो फंजाई में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो निषेचन द्वारा जो है इसमें प्रजनन होता है। तो हम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों में देखें तो तीनों में जो है एक प्रकार का ही प्रजनन होता है और वह क्या है, निषेचन द्वारा। ठीक है ना, तीनों में जो है निषेचन द्वारा ही क्या होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हम यहाँ इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। सन 1969 में R.H. विटिकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है ना, इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया प्लस इसके जो है लक्षण है। ठीक है ना, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड है। जो हमने ये जो है ये हमने ऊपर समझा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया हुआ है, ये जो हमने पहले समझ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना क्या थी, एक समानता थी। ठीक है, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जबकि उनके जो लक्षण थे वो अन्य जीवों की तुलना में एक दूसरे से जो है बिल्कुल भिन्न थे, एकदम अलग थे। ठीक है, जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक सट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, मतलब आप 12th में पढ़ेंगे, 11th का सिलेबस है। ठीक है,
हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको इसको पढ़ के बता दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या हम जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। जैसे देखे तो क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोसी का हरित पादपों जैसे परपोसी के बीच भी विभेद नहीं किया गया। मैं आपको बच्चों बोलना चाहूंगी, ये जो नेम जो रहते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा शैवाल हो गया, ये आपको याद रखना। कई बार इनके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। हम कवकों की कोशिका भित्ति देखें तो काइटिन एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। आपके पास एक क्वेश्चन बन गया कि कवकों को किस जगत के अंतर्गत रखा जाता है, तो कवकों को फंजाई जगत के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। आप देख सकते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, ठीक है। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, ठीक है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनमें जो है कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती, ठीक है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों से अलग अलग रखा गया था, ठीक है। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो भविष्य में भी होने की जो है संभावना है, ठीक है, हो सकते हैं। जो लक्षणों तथा विकासी संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी, ठीक है। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासीय संबंधों पर आधारित हो, ठीक है। इस अध्याय में हम विटिकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में हम पादप जगत एवं प्राणी जगत या जंतु जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में करेंगे। मतलब हम नेक्स्ट का जो हमारा थर्ड चैप्टर एंड 4th चैप्टर है, हम उसमें जो है इसका वर्णन करेंगे, ठीक है। चलिए हम मोनेरा जगत को समझ लेते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कि बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, मतलब 1-2 नहीं होते, ये बहुत सारी संख्याओं में होते हैं, ठीक है। और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, और सभी स्थानों पर जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। यदि हम मुट्ठी भर जो है अपने हाथों में मिट्टी लेंगे तो उसमें हम सैकड़ों जो है बैक्टीरिया देख सकते हैं, लेकिन अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इसे हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना होगा। ये गर्म जल के झरने, जहाँ पे जो झरने रहते हैं जिसमें गर्म जल होता है, ठीक है,
मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति पर जो है जीवित रह सकते हैं, जहाँ पर हम या कोई भी जो जीव है जो नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो उसमें जो है ये रह सकते हैं। कौन रह सकते हैं? तो बैक्टीरिया रह सकते हैं, ठीक है। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप पर रहते हैं। कई बैक्टीरिया जो है किसी जीव के शरीर पर रहेंगे, किसके रूप में रहेंगे? तो परजीवी के रूप में रह सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों, गोलाकार कोकस जिसे बहुवचन कोकाई भी कहते हैं, छड़ाकार बेसिलस जिसे बहुवचन बेसिलाई भी कहते हैं, और थर्ड है कामा आकार के विब्रियम बहुवचन विब्रिया तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया। आपको ये चारों नाम को जो है याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इनके डायग्राम्स जो नीचे दिए हुए हैं। गोलाकार कोकस ये कोकाई है जो, ठीक है, जो फर्स्ट में दिया हुआ है, गोल है इसलिए इनका नाम गोलाकार कोकस, ठीक है। सेकंड है आपका छड़ाकार बेसिलाई, ये आप देख सकते हैं, आपको स्पून की तरह दिख रहे होंगे, ठीक है ना। जहाँ पे ये जो बाहर का ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका स्पाइरिला, जहाँ पे ये जो आपको ये पूंछ टाइप का जो दिख रहा है इसे हम कसाब कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो ये आपको ये दिख रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिला कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है आपका विब्रियो, ठीक है ना, सर्पिलाकार स्पाइरिलम, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 4 भागों में बांटा गया है विभिन्न आकार के बैक्टीरिया, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। यदि हम संरचना में देखें, आप देख सकते हैं कि कितने सरल हमें जो है दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ये जितने सरल दिखते हैं इनका व्यवहार जो है अत्यंत ही जटिल दिखता है, ठीक है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। यदि हम उपापचय की दृष्टि से देखें तो अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं जो है पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, अपितु भोजन के लिए ये जो है अन्य मतलब दूसरे जीवधारियों पर जो है ये निर्भर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, प्रकार समझ लेते हैं बैक्टीरिया के। जैसे आद्य बैक्टीरिया है, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया के अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हेलोपी, ठीक है, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र, मेथेनोजेन, एक मिनट फ्रेंड्स, मेथेनोजेन में पाए जाते हैं, ठीक है। आदि बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। आदि बैक्टीरिया को देखें और हम अन्य बैक्टीरिया को देखें तो इनकी कोशिका भित्ति की जो संरचना रहती है वो एक दूसरे से भिन्न रहती है, एक दूसरे से जो है अलग अलग रहती है, ठीक है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। यही लक्षण जो है उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में मतलब किसी भी स्थितियों में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी है, आपको इसे केयरफुली पढ़ना होगा, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ, क्योंकि हम नीट की बात करें तो नीट में तो एनसीईआरटी से किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन समझाते जा रही हूँ, ठीक है ना। आप इसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट देखें, मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस, ठीक है। मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे
गाय हो गई, भैंस हो गया, ठीक है, के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन या जैव गैस का उत्पादन करते हैं। जो मेथेनोजेन है अनेक रूमिनेंट पशु जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, इनके जो आंतें होती हैं उनमें पाए जाते हैं और इनके जो गोबर है उसमें जो है मीथेन का उत्पादन करते हैं। आपने देखा होगा कि गोबर में जो है मीथेन गैस पाई जाती है, तो वो इन्हीं के कारण पाई जाती है, ठीक है ना, ये जो है ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया के ही प्रकार है, ठीक है ना। अभी ये हमारा जो है अभी मोनेरा जगत ही चल रहा है, ठीक है। यू बैक्टीरिया, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नील हरित शैवाल कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है स्वपोषी होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक क्लोनीय अथवा तंतुमय अलवणीय जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिक क्लोनीय अथवा तंतुमय अलवण जलीय स्थलीय शैवाल हैं, ठीक है। इनकी क्लोनी प्रायः जेली नुमा होती है। इनकी जो क्लोनी होती है वो क्या होती है, जेली के समान होती है, मतलब जेली के नुमा होती है, ठीक है। जेली नुमा आवरण से जो है ये ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं, जो कि प्रदूषित जल में भी क्या है बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक एवं एनाबीना, ये एनाबीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैंने नीट में जो है इसका क्वेश्चन देखा है, जो मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगी तो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा जो है स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइड एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइड एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं, तो एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। कई बार यदि पूछ लिया कि किसके उत्पादन के लिए करते हैं, तो एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया हो गया जो कि प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण और अधिक मात्रा में जो है अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है कई बार क्या है अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, जो कि मानव जीवन के लिए कई बार क्या लाभकारी भी साबित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है रोगजनक भी होते हैं, जो मनुष्यों, फसलों, फार्म्स एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक भी होते हैं जो मनुष्यों में या फिर फसल हो गया, फार्म हो गए या फिर जो पालतू पशु होते हैं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। ये शायद कैंसर होगा यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो बैक्टीरिया के कारण हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, साइट्रस हो गया, कैंसर जैसी जो है बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
एक तंतुमयी शैवाल नॉस्टॉक का ये जो है डायग्राम है, ये देख सकते हैं। ये जो आपको ये बाहर ये ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, श्लेष्मी आच्छद, ठीक है। और ये जो अंदर ये जो ये है, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये काय का डायग्राम है, एक तंतुमयी शैवाल नॉस्टॉक का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करती हैं। बैक्टीरिया किसके द्वारा प्रजनन करती हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा जो है ये बैक्टीरिया प्रजनन करती हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु भी बनाती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ये जो है बीजाणुओं का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, ये क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, ठीक है। जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया का डायग्राम है, ठीक है। ये देखिए, ये अनुवांशिक पदार्थ आपको दिख रहा होगा, ये जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, ये इधर से ऐसे ऐसे जो है स्थानांतरण कर देती है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म ऐसे जीवधारी हैं, माइक्रोप्लाज्म को देखें तो माइक्रोप्लाज्म ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, जिनमें जो है कोशिका भित्ति जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, ये जो है सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्म जो हैं वो प्राणियों तथा पौधों के लिए कई बार क्या है, रोगजनक हो जाती हैं, ठीक है। जो हम एक बार इसे अगेन पढ़ लेते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए जो है रोगजनक भी साबित होती हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया मनुष्यों के लिए लाभदायक भी होती हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो उनके लिए हानिप्रद भी होती हैं, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रोटिस्टा जगत। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मोनेरा जगत था, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत, सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स को किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। परंतु इस जगत की जो सीमाएं हैं वो अभी भी ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं, वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। सभी को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। अगर हम प्राथमिक रूप से देखें तो प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ये क्या है, यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में जो है एक केंद्रक पाया जाता है एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी जो है इनमें पाया जाता है, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। हम कुछ प्रोटिस्टा में देखें तो उनमें क्या है, कसाब और जो है पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज, जिसे हम जायगोट भी कहते हैं, बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा जो है लैंगिक प्रजनन भी कर सकते हैं, ठीक है।
के द्वारा जो है ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब हम इनके प्रकार देख लेते हैं। जैसे हमने अभी क्राइसोफाइट के बारे में बात की थी, अब क्राइसोफाइट को समझ लेते हैं कि क्राइसोफाइट होता क्या है। क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डाईएटम, ठीक है, डाईएटम तथा सुनहरे शैवाल जिसे डेस्मिड आते हैं, जिसे डेस्मिड कहते हैं। ठीक है, सुनहरे शैवाल को हम क्या कहते हैं, डेस्मिड। ठीक है, तो आते हैं। ये स्वच्छ जल मतलब साफ सुथरा जल एवं लवणीय या फिर हम समुद्री कहें पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। तो जो क्राइसोफाइट जो होते हैं, फाइट जो होते हैं, ये स्वच्छ जल में भी पाए जा सकते हैं और ये लवणीय या फिर समुद्री जल में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप में बहते हैं। ठीक है, डाईएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। ठीक है, डाईएटम क्या है, डाईएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह ही इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिकाएं होती हैं। यदि हम इनकी भित्तियां देखें तो इनकी भित्तियों में क्या होती हैं, सिलिकाएं होती हैं, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि ये जो है नष्ट नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार मृत डाईएटम अपने परिवेश या फिर वास स्थान कहें में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को वर्ष में जमा हुए इस अवशेष को डाईएटमी मृदा कहते हैं। कई बार पूछ लेगा कि डाईएटमी मृदा क्या है, तो मृत डाईएटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं और करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को ही हम क्या बोलेंगे, डाईएटमी मृदा कहेंगे। ठीक है, कणमय होने के कारण, और ये जो अवशेष है वो कणमय होता है और इसी कारण इसका उपयोग जो है हम पॉलिश करने में, हम किसी भी चीज जैसे जूते को हम पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण करते हैं, डाईएटमी जो मृदा रहती है उसी के कारण जो है हम जूते को पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ठीक है, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। यदि हम समुद्र में देखें तो ये समुद्र में जो है मुख्य उत्पादक है। ठीक है, जिसका उपयोग, जैसे हम डाईएटमी मृदा का उपयोग किस रूप में कर रहे थे, पॉलिश करने में। ठीक है, या फिर तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, समुद्र के मुख्य उत्पादक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं डायनोफ्लेजिलेट। ठीक है, ये अब देखते हैं कि डायनोफ्लेजिलेट क्या है। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जीवधारी क्या है, समुद्री भी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। ठीक है, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार क्या है, पीले हो गया, पीला कलर हो गया, हरा, भूरा, नीला अथवा लाल होता है। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर जो डायनोफ्लेजिलेट हैं में दो कसाब होते हैं। आपको ये याद रखना है कि डायनोफ्लेजिलेट में अधिकतर दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। जिसमें जो है एक लंबवत और दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ होता है, के रूप में भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये अनुप्रस्थ है एक, ठीक है, और एक क्या है, लंबवत है। प्रायः लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में क्या है, विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। जिस कारण जो समुद्र का जल है वो लाल दिखने लगता है। आपने कभी देखा होगा कि समुद्र का जल आपको लाल दिखता है, तो इसी कारण से दिखता है। ठीक है,
इतनी बड़ी संख्या में जीव के निकले जीव विष के कारण, इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गोनिया लेक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनिया लेक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूग्लिनॉइड को। किसको, यूग्लिनॉइड को। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। इनमें से अधिकांशतः क्या है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, मतलब जो है ये स्वच्छ जल में पाए जाएंगे। ठीक है, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल एवं स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत, जिसे पेलिकिल कहते हैं, होती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत, जिसे पेलिकिल कहते हैं, होती हैं, जो इनकी संरचना को लचीली बनाती है। जो इनकी जो संरचना है उसको क्या है, लचीला बनाती है। ठीक है, इनमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। जिसमें एक छोटा तथा दूसरा क्या है, लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यदि सूर्य उपस्थित है तो उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषित होंगे। ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये दोनों प्रकार के होते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो यह प्रकाश संश्लेषी मतलब स्वयं भोजन बना लेंगे, और यदि नहीं उपस्थित है तो ये दूसरों का शिकार करके, सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार करके परपोषी की तरह जो है व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मतलब कहना चाहिए दोनों परिस्थितियों में जो है ये जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। ठीक है, यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अवपंक कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। अवपंक कवक क्या है, मृत पोषी प्रोटिस्टा है। ये आपको याद रखना है कि अवपंक क्या होता है, तो मृत पोषी प्रोटिस्टा होता है। ये सड़ती हुई टहनियों, आपने देखा होगा सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाती हैं। यदि अनुकूल परिस्थितियां हैं तो उसमें ये प्लाज्मोडियम बनाती हैं। ठीक है, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है, जो कि काफी फीट लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर मतलब अलग अलग होकर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाती हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। इन बीजाणुओं का जो परिक्षेपण है वो किसके साथ होता है, तो वायु के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, प्रोटोजोआ। ये आप देख सकते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होती हैं। सभी प्रोटोजोआ क्या होती हैं, परपोषी होती हैं। बच्चों यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, और यदि आप नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। मैं उसमें आपको सारे पीडीएफ्स जो है दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ क्या है, एक परपोषी हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधित हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। आपको ये याद रखना है कि प्रोटोजोआ को कितने समूह में बांटा गया है, तो प्रोटोजोआ को 4 समूहों के रूप में बांटा गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं वो रूप क्या है। पहला है आपका अमीबीय प्रोटोजोआ। पहले हम प्रकार समझ लेते हैं।
आपका सेकंड है कसाबी प्रोटोजोआ एंड आपका थर्ड है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। आपको फोर्थ देखें तो फोर्थ क्या है आपका स्पोरोजोआ। ठीक है, अब समझ लेते हैं इनको विस्तार में। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ किस किस में पाए जाते हैं तो स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से जो है शिकारों को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर क्या सिलिकाएं पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं सतह पर जो है सिलिकाएं दिख रही हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होती हैं। इनमें से कुछ एंट अमीबा जैसे जो है परजीवी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इस समूह के जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। इनके शरीर में क्या पाया जाता है, कसाब पाया जाता है। इसका नाम भी क्या है, कसाबी प्रोटोजोआ, तो डेफिनेटली कसाब पाया ही जाएगा। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। आपको ये याद रखना है कि परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखें पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें एक गुहा जिसे ग्रसिका भी कहते हैं होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती हैं। ठीक है, जो कि कोशिका की सतह के बाहर की ओर क्या है, खुलती हैं। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण, पक्षमाभों की लयबद्ध मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है, गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो पैरामीशियम। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, पक्षमाभी प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट देखें स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है। इनमें जो सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम है वो क्या है, मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये हमने प्रोटिस्टा जगत पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, कवक फंजाई जगत, जिसे हम फफूंद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये क्या है, थर्ड जगत है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। परजीवी जीवों में फंजाई या कवक जिसको कहते हैं का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। ठीक है, इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नताएं हैं। इनका आकार एवं आकारिकी एवं वास स्थानों पर जहाँ ये रहते हैं इनमें बहुत विभिन्नताएं हैं। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। आपने अपने घरों में कई बार नम या फिर कई दिनों की जो रोटी हो जाती है उन पर एक फफूंद या फिर भूरी लेयर टाइप से आपने कुछ देखा होगा या फिर सड़े फलों में देखा होगा, जिसे हम कवक कहते हैं। सामान्य छत्रक या फिर मशरूम जिसे कहते हैं, मशरूम तो आई थिंक सभी लोगों ने देखा ही होगा, तथा कुकुरमुत्ता जिसे टोड स्टूल भी कहते हैं। ठीक है, भी फंजाई हैं या कवक है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। तो वो जो सफेद धब्बे होते हैं किसके कारण होते हैं, तो वो परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट, ठीक है, ईस्ट तो बहुत फेमस फंजाई है। एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग
रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। बियर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग जो है पक्सीनिया के कारण होता है। आपको ये याद रखना कि गेहूं में जो कीट रोग होता है किसके कारण होता है? तो वो पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है। फंजाई सारे विश्व में पाई जाती है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये हवा में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी, यहाँ तक कि जंतु और पौधों पर भी पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। ये नम तथा गर्म स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। सही बात है। ठीक है। फंजाई तंतुमय होती हैं। फंजाई क्या होती हैं? तंतुमयी होती हैं। लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है, इसका अपवाद है। ईस्ट का एक कोशिकीय होती है और ये जो है तंतुमयी नहीं होती है। ठीक है। तो ईस्ट क्या हो जाएगा? इसका अपवाद हो जाएगा। कई बार यदि पूछ लिया फंजाई में अपवाद क्या है, तो एक कोशिकीय ईस्ट है। ठीक है, जो कि इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं। ये लंबी पतली एक धागे के समान जो है संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे? कवक तंतु कहेंगे। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रकित कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं। अन्य कवक तंतु में देखें तो उसमें क्या होती है? पट्टी होती हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? तो काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। अधिकांश फंजाई को यदि देखें तो वो परपोषित होती हैं। वे मृत बस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, वह परजीवी कहलाती है। मतलब ये किसी पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? तो सजीव पौधों और जंतुओं पर आश्रित हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। सहजीवी फंजाई क्या कहलाएगी? जो शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रह सके, उसे हम क्या कहेंगे? सहजीवी कहेंगे। ठीक है, आगे देखें तो फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। फंजाई में जनन किस टाइप का होता है? तो कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, फंजाई में कोनिडिया कहते हैं अथवा ये होता है। ठीक है, लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन ओस्पोरा, एंस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। लैंगिक चक्र में कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों में प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लेज्मोगेमी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्लेज्मोगेमी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है आपसे। मैं आपको जो कल पेपर सॉल्व करवाने वाली उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है,
तो आप इसे जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। यदि दो केंद्रकों का संलयन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? केंद्र संलयन कहेंगे। ठीक है। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणुओं युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास आते हैं। दो अगुणित कवक तंतु क्या है? पास आते हैं और संलयित होते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n जिसे कहेंगे, द्विगुणित मतलब 2n, ठीक है, कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। एक कोशिका में कितने केंद्रक बनेंगे? एक कोशिका में दो केंद्रक बन रहे हैं। ठीक है। ऐसी परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे? केंद्रक युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक युग्मक। ठीक है। तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहेंगे। इस अवस्था को फंगस की क्या कहेंगे? द्विकेंद्रक प्रवस्था कहेंगे। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं। बाद में जो पैतृक होते हैं, पैतृक केंद्रक क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। और कोशिका क्या हो जाती है? द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है। फंजाई क्या बनाती है? फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है। जिसमें क्या होता है? न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। और यही कारण है जिसके कारण क्या है? अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। ये सब जो है उसी के प्रकार है। किसके प्रकार हैं? ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कवक। ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ। फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। गली सड़ी लकड़ी आपने देखा होगा। नम तथा सीलन भरे स्थानों पर पौधों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होते हैं। इसमें जो कवक जाल है वो अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होता है। अलैंगिक जनन जल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। इसमें जो अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। दो युग्मकों के संलयन के द्वारा क्या है? युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असम युग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, रोटी के कवक। पहले ही हम आपको जो है इससे ऊपर जो है हमने आपको बता चुका है। ठीक है। तथा एल बुगो, जिसको हम मतलब जो सरसों पर परजीवी फंजाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एल बुगो बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। हम नेक्स्ट समझ लेते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? हम थैली फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति थैलीनुमा होती है। इस कारण इसे हम जो है थैली फंजाई कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय जैसे ईस्ट सेकेरोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी जैसे पशुविष्टा पर उगने वाली होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं? कोनिडिया होते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडीम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। पर कैसे उत्पन्न होते हैं? तो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। ठीक है। मतलब कोनिडिया क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं और उसके बाद क्या है? कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को
एस्कस बीजाणु कहते हैं। लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं? एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीनुमा एस्कस के अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी होती, विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प किनसे कहते हैं? जो विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? एस्कोकार्प कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण जैसे एस्परजिलस। एस्परजिलस बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ये याद रखना है। क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक अथवा आनुवंशिकी से रिलेटेड जितने भी प्रयोग होते हैं उसमें बहुत किया जाता है इसका उपयोग, तो ये आपको याद रखना है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। जैसे पादप जगत में जो ड्रोसोफिला प्रसिद्ध है, उसी प्रकार न्यूरोस्पोरा भी कवक जगत में क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। इस जगत में जो इस वर्ग में जो मोरिल और ट्रफल होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो हम जो है इसे खा सकते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। मतलब ये अच्छा स्वाद भी देते हैं, तो इन्हें सुस्वादु भोजन भी समझा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार जैसे मशरूम हो गया, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफबॉल है, ठीक है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जिसे कीट तथा कंड या स्मर्ट कवक जाल साकित तथा पट्टी होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते। बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है, ठीक है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। जिसके कारण कितने बेसिडियम बीजाणु बनते हैं? तो 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। ये भी क्या है? बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं। काय में लगे रहते हैं? तो फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, ठीक है, ऑस्टिलेगो कंड तथा पक्षनिया किट फंगस हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है अभी इससे पहले क्या समझा? बेसिडियोमाइसिटीज। अब हम नेक्स्ट समझेंगे ड्यूटीरियोमाइसिटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था भी ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई को लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटीरियोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटीरियोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटीरियोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित या लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है।
ड्यूटीरियोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इनके जो कवक जाल होते हैं वो क्या होते हैं, पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। इसके जो कुछ सदस्य होते हैं वो मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो ये पादप जगत है या प्लांटी जगत है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए जो बाकी का जो बचा हुआ है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको हम बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।